हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज मैं आप सभी के लिए पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास लेके आई हूँ। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जिसका भी सीटेट का एग्ज़ाम है दिसंबर में। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का कलेक्शन है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस टॉपिक से जो भी पूछे हुए हैं साथ में चलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मतलब कि जितने भी मेरे वीडियोस मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हूँ और आगे पढ़ाऊँगी, देख लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है साथ साथ में क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट सारे क्लियर हो जाएंगे। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पेडागोजी का। साथ में इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये है संकल्पना मानचित्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्सेप्ट मैप्स। इससे हर बार सीटेट में क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, कभी ऑप्शन में तो कभी क्वेश्चन में। पहले हम जानेंगे संकल्पना मानचित्र जो है कॉन्सेप्ट मैप, ये है क्या। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैप का अगर उल्टा करके हम देखें तो मैप का कॉन्सेप्ट। और मैप कैसा होगा, ये मैथ का मैप होगा। ये ज्योग्राफी का मैप नहीं होगा, ये मैथ का मैप होगा। और मैथ के मैप का मतलब ये है कि जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो चीज़ें आप मैथ पढ़ते टाइम सोचते हैं, यहाँ पर मैथ की बात हो रही है तो हम मैथ के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैप है वो मैथ के रिगार्डिंग होगा। मैप क्या होगा, जो भी आप सोचते हैं, विचार करते हैं चीज़ों के बारे में, मैथ के बारे में, मैथ पढ़ते टाइम। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ में कोई चतुर्भुज पढ़ रहे हैं या फिर सर्कल पढ़ रहे हैं, वृत्त पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ते टाइम आप वृत्त को ही ले लीजिए, सर्कल को ही ले लीजिए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं हाँ ऐसे इसका फिगर होगा, आप अपने माइंड में सोच रहे हैं। फिर जो माइंड में सोच रहे हैं कि ये इसका रेडियस है, या फिर आप ट्रायंगल ले लीजिए, इसको पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि ये इसका जो ऊंचाई है ये है, इसका कर्ण वाला पोर्शन ये है, बेस इसका ये है। तो ये आप जो माइंड में सोच रहे हैं उसको अपने पेज पे मैप के थ्रू, मैप मतलब कि चित्र बनाना किसी चीज़ का, अपने विचारों को किसी चित्र के माध्यम से पेज पे, पेपर पे उतारना ही कॉन्सेप्ट संकल्पना मानचित्र होता है, कॉन्सेप्ट मैप होता है। आई होप आपको समझ में आगे आया होगा। एक बार और देख लेते हैं हम। जो कॉन्सेप्ट मैप है, आपके जो विचार हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उनको फिगर के थ्रू दर्शाना, यही हो गया कॉन्सेप्ट मैप। अब हम कुछ पॉइंट्स हैं पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। संकल्पना मानचित्र आपके दिमाग में चल रहे विचारों, या फिर विचार ही तो सूचना होता है, उस वही ज्ञान होता है, विचार ही सूचना है, वही ज्ञान है, वही आपका नॉलेज भी है। फिर को दृश्य तरीके से दिखाने का एक तरीका होता है। जो आप सोच रहे हैं उसको आप पेज पेपर कहीं भी दिखाए, किसके माध्यम से, फिगर के माध्यम से। तो वही हो गया आपका कॉन्सेप्ट मैप। इसमें विचारों और अवधारणाओं मतलब कि कॉन्सेप्ट के बीच संबंध को रेखा, आकृति आदि का इस्तेमाल करके दिखाया जाता है। इसके कहने का यही मतलब है कि इसमें जो भी विचार होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मैं ट्रायंगल में बता दी थी, जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट थे कि ये इसका बेस है, ये इसका हाइट है, तो आप क्या कर रहे थे, इसके बीच में रिलेशन निकालना हो तो इन सब चीज़ों को आप फिगर के थ्रू दिखाना, यही हो गया आपका कॉन्सेप्ट मैप। अब इसके रूप क्या क्या होते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैप है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्सेप्ट मैप है, तो उसमें दे देगा वेन आरेख, समय रेखा, चार्ट, ग्राफिक, तालिका, फ्लो चार्ट, आयोजक आदि। ये इतने चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ये संकल्पना मानचित्र का रूप है, कॉन्सेप्ट मैप का फॉर्म है। तो वेन आरेख जो होता है ये भी फिगर पे ही वर्क करता है। जितनी भी चीज़ें फिगर पे वर्क करेंगी वही आपकी कॉन्सेप्ट मैप होंगी, संकल्पना मानचित्र होंगी, क्योंकि फिगर से ही इसका रिलेशन होता है, विचारों को फिगर पे लाना। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो ऐसे लिख लीजिएगा, जो विचार हैं, थिंकिंग है, विचार लिखिएगा, फिर इसको कई फॉर्म में लिख लीजिएगा, उदाहरण, कॉन्सेप्ट, ज्ञान, सारी चीज़ों को फिगर पे लाना, फिगर के द्वारा दर्शाना, यही आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल आपका कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा। फिर इसका उपयोग, यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ होता है संकल्पना मानचित्र का यूजेस। ये पदानुक्रमित होता है। किसी भी पदानुक्रमित जो शब्द होता है, इसका मतलब ये है कि स्टेप वाइज चलना, स्टेप वाइज चलना। स्टेप वाइज चलने का अर्थ ये होता है जैसे कि आप पहले 1 2 3 सीखे, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आप 1 + 2 + 3 सीखे, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है 1 × 2 × 3 सीखे, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है 1 ÷ 2 ÷ 3 सीखे।
तो ऐसे-ऐसे नेक्स्ट स्टेप चलता रहता है, तो यही है कि ये पदानुक्रमित होता है, एक फिगर के द्वारा हम दूसरा फिगर उसी में ऐड ऑन करते जाते हैं। जैसे कि हम पहले ये ट्रायंगल बना लिए, ये भी एक फिगर था हमारा, फिर हम इसमें हाइट दिखा दिए, ये भी हमारा फिगर हुआ, फिर हम बेस दिखा दिए, ये भी हुआ, फिर अगर हमें परपेंडिकुलर डालना हो तो हम ये दिखा दिए, फिर हम इस पे एंगल दिखा दिए, तो 1 बाय 1 इसमें होता है, ये पदानुक्रमित होता है। फिर है संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। नया जो शिक्षण है, जो टीचिंग प्रोसेस चल रहा है, वो जो प्रियर नॉलेज है उससे क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। फिर संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है, ये संग्रह होता ही है। और जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका ये संग्रह, मतलब कि उनका ये ग्रुप ही होता है एक प्रकार से। फिर है संकल्पना मानचित्र शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा बनाए जाने चाहिए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसी से क्वेश्चन बना हुआ है कि जो संकल्पना मानचित्र है वो तैयार किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ना ही केवल छात्र के द्वारा और ना ही केवल शिक्षक के द्वारा, केवल वर्ड याद रखिएगा। ये जब दोनों लगेंगे तब तैयार होगा आपका संकल्पना मानचित्र। संकल्पना मानचित्र किसी विषय में विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने में मदद करते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैप होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका उसको समझने में भी मदद करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई, आपको मैं सर्कल ही पढ़ा दी, फिर मैं आपको उसमें रेडियस क्या होता है, जीवा क्या होता है, सारी चीज़ें बता दी आपको। फिर मैं आपसे बोली कि आप अब बताइए, फिगर बनाइए सर्कल का और आप बताइए कि इसमें रेडियस क्या है, इसमें जीवा क्या है, इसमें जीवा क्या है और इसमें ये जो इसका परिमाप है ये क्या है। तो अगर आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे तभी तो मैं जानूंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पहुंची, जो मैं पढ़ा रही थी आप कहाँ तक समझ पाए। तो ये आकलन का भी एक तरीका होता है फिगर के थ्रू। फिर है यह सबसे ज़्यादा उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो दृश्य रूप से सीखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है, हम यही पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में क्या, उनके स्टूडेंट के अंदर क्या होती है, व्यक्तिक विभिन्नता होती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है, उसी के द्वारा बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। बच्चों के सीखने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है। कोई सुन के जल्दी सीख लेता है, कोई पढ़ के जल्दी सीख लेता है, कोई लिख के जल्दी सीख लेता है। आप सुने होंगे कोई कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये चीज़ लिख लेता हूँ तो मुझे तुरंत याद हो जाता है। तो वही होता है, हर इंसान की क्वालिटी अलग अलग होती है, हर इंसान अलग अलग होता है, तो हर इंसान के सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है। जो कॉन्सेप्ट मैप है वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा जो दृश्य तरीके से सीखते हैं, जो विजुअलाइजेशन के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, दृश्य चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते हैं, फिगर के माध्यम से ज़्यादा समझ पाते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल अच्छा होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, इसको फोकस करिएगा। यहाँ पे सत्य जो नहीं है उसको आंसर देना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट मैप्स, क्या इसमें से ट्रू नहीं है। पहला है संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह। संग्रह देख के आप बिल्कुल ऑप्शन लगा सकते हैं कि ये सही है, जबकि यहाँ पे सही नहीं पूछा गया तो इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा आपका। फिर एक संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों के द्वारा बनाया जाता है, केवल वर्ड मिल गया आपको, निगेटिव टैग वर्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ट्रू नहीं है वही हमें आंसर देना है। कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नहीं है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका गणित का उद्देश्य, विजन ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स होता है उसको पढ़ाने का बच्चों के क्या उद्देश्य होता है, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, इस ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे क्योंकि इससे भी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या करता है इसमें। इसमें जो टीचर है उसके द्वारा सबसे पहली बात तो ये है कि ये समझना चाहिए कि जो हर स्टूडेंट है, प्रत्येक बच्चा है, वो क्या कर सकता है, गणित को सीख सकता है। और पहला वाला पॉइंट देखिए, गणित को हर बच्चा सीख सकता है, ऐसा मान के चलना है। सेकंड है उसको दैनिक जीवन से जोड़ के रखना चाहिए, जो रियल लाइफ है उससे कनेक्ट करके रखना चाहिए। यही बोला गया है एनसीईआरटी 2005 में कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के लिए बोला गया है कि उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके रखना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये है मैथ को उस टाइप से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे उसकी भाषा में बात भी कर सके, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। फिर है बच्चों को महत्वपूर्ण गणित सिखाना चाहिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं गणित में वही सिखानी चाहिए बच्चों की। बच्चों को ऐसा नहीं कुछ भी सिखाए चले जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को वही चीज़ें सिखानी चाहिए जो उसके फ्यूचर में आके काम करे, जो उसके फ्यूचर में काम करे, ठीक है।
भविष्य में काम करे, जिससे वो अपने भविष्य में कैलकुलेशन वगैरह है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो कर पाए। फिर नेक्स्ट है, बच्चों को गणित को आनंद पूर्वक सिखाना चाहिए। ये भी बात कहाँ लिखी गई है, एनसीईआरटी 2005 में बोली गई है कि जो बच्चे होते हैं उनको कोई भी सब्जेक्ट, गणित ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो मतलब जो लर्निंग का प्रोसेस हो वो विदाउट बर्डन होना चाहिए, विदाउट बर्डन होना चाहिए, यही इसमें बोला गया है एनसीएफ 2005 में। फिर है, बच्चे सार्थक समस्याओं को हल हल कर सके। सार्थक समस्याएं वही है, रियल लाइफ से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनको क्या कर सकें, हल कर सकें। फिर है, बच्चे अमूर्त तथ्यों के बारे में समझ सकें। अमूर्त तथ्य मैं पिछली वीडियो में बताई थी, जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने नहीं दिखती लेकिन क्या है, होती हैं। जैसे कि मैं ऐड करके एग्जाम्पल बताई थी उस दिन, 6+5 = 11 हो गया, या फिर 10+12 = आपका 22 हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस अगर हम ओरली किसी बच्चे से पूछ रहे हैं तो अमूर्त हो गया। या फिर हम कह दिए कि प्रूव द न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन का लॉ है अगर हम उससे बोल दिए कि न्यूटन के लॉ को क्या करिए आप प्रूफ करिए, तो वो प्रूफ जो होता है वो अमूर्त होता है। कोई ऐसा हम करके नहीं देख रहे हैं, हम बस हमारी जो समझ है उसके बेस पे हम उसको प्रूफ कर रहे हैं। तो जो निगमन वगैरह होते हैं वो अमूर्त होते हैं। तो और ये भी बोला गया है कि जो मैथ है आपका, ये अमूर्त होता है। इसमें जो डिडक्टिव मेथड है, मतलब कि निगमन विधि है, ये ज़्यादा यूज़ होती है। तो अमूर्त तथ्यों का ज्ञान होना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो मैथ समझ पाएंगे। फिर नेक्स्ट है, प्रॉब्लम इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथ है या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर क्रिएट होती है, क्योंकि इजीली हर चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा कठिनाई किस में होती है, ये हमें देखना है। सबसे पहली बात तो आप ज़्यादातर मैथ को लेके सुने होंगे कि लोगों में जैसे भय सा बना रहता है कि हमें मैथ नहीं आती, हम मैथ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला है भय। दूसरा है असफल होने का डर। जब किसी इंसान के अंदर फ़ियर रहेगा किसी सब्जेक्ट को लेके, तो वो जो असफल वाली चीज़ें हैं वो तो होंगी ही होंगी, ये 100% है। ये तो नेचुरल है कि पहले फ़ियर आया तो असफल आना ही आना है। तो पहला फ़ियर हो गया आपका, असफल हो गया। फिर है अधिगम सामग्री की कमी। जो होता नहीं, लर्निंग मटेरियल होते हैं, टीएलएम होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ये प्रॉपर अगर क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं है, फिर इसकी वजह से भी मैथ सीखने में दिक्कत होती है बच्चों को। निकृष्ट आकलन पद्धति, आकलन पद्धति मतलब ये होता है असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो निकृष्ट मतलब बेकार है। फिर है शिक्षक को गणित शिक्षक का ज्ञान ना होना। जो गणित का शिक्षण प्रोसेस है उसका ज्ञान ना होना, जैसे कि जो टीचर्स हैं, मान लीजिए अगर उन्हें मैथ पेडागोजी के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। फिर है रुचि की कमी, इंटरेस्ट ना होना। अधिगम पद्धति का अच्छा ना होना। इट मीन्स जो लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम पद्धति का मतलब यही है, लर्निंग जो प्रोसेस है वो अच्छा ना होना, मतलब टीचिंग जो प्रोसेस है वो अच्छा ना होना टीचर के द्वारा। जैसे कि वो टीचर जो है वो कॉन्सेप्ट को ही, जैसे कोई थ्योरी वाला पोर्शन है उसे ही करवाया जा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहा है, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। तो ये सारी अगर चीज़ें होंगी तो बच्चे मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। फिर है निराशाजनक पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड कर देना, बहुत बोझ टाइप का बना देना, तो ये चीज़ें होती हैं पाठ्यक्रम में। अगर आपका करिकुलम जो है इसमें होता नहीं कि बेकार के कुछ चैप्टर दिए होते हैं, जैसे कि अनुपात समानुपात वाले चैप्टर थे जिसको काटा गया बाद में। तो ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं बच्चों में, वो निराशाजनक जो पाठ्यक्रम होता है वो भी बच्चों पे इफेक्ट डालता है। क्योंकि कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ के मैं करूँगा ही क्या, ये तो कोई दैनिक जीवन से रिलेटेड नहीं है, रियल लाइफ से कनेक्ट तो है नहीं, ये फिर कहाँ काम आएगा, ये ऐसे सोचने लगते हैं बच्चे। कक्षा का वातावरण, जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी बच्चे मैथ सीख पाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसको मैं पिछली वीडियो में आपको बताई थी, इसके कॉन्सेप्ट को। अब आप बताइएगा, पहले आंसर दीजिएगा फिर मैं भी आंसर बताती हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की। पहले क्या किया, सीट वितरित किया, जिस पर समकोण वाले चार त्रिभुजों को खींचा गया था। त्रिभुज खींचे गए थे चार सीट पे। ओके। फिर क्या हुआ, और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने के लिए कहा गया। ये चारों जो ट्रायंगल खींचे हुए थे, राइट एंगल, तो इस पे बोला गया कि बच्चों को कि इनकी जो भुजाएं हैं इनके बीच में क्या करिए आप, एक रिलेशनशिप ड्रा करिए। तो ये क्या हो रहा है, कोई नियम, जब आप संबंध निकालेंगे, लास्ट में कोई संबंध निकालेंगे, जैसे कि F इज इक्वल टू यम ए होता है, तो ये संबंध जब आप निकालते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये नियम कहलाता है। यही तो नियम कहलाता है, आपका जो रिलेशनशिप है यही तो नियम है।
तो नियम ही रिलेशनशिप है, तो मतलब क्या है, ये नियम निकालने की बात हो रही है। और जो निकल के आएगा वो क्या होगा, वो लास्ट में होगा। और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें स्टार्ट फर्स्ट से करना है, फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाना है। और जो लास्ट में निकल के आ रहा है वो नियम निकल के आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, किस हम किसकी से किसी की तरफ जाते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ। ये मेथड यहाँ पे चल रहा है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें दे दिए गए, हम उदाहरण से नियम की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि कौन सा विधि होगा ये नियम जिसमें लास्ट में आएगा, आगमन विधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड जिसमें नियम आ रहा है तो वो आगमन विधि है। इसके लिए मैं आपको पिछले वीडियो में ट्रिक भी बताई थी कि निगमन विधि के लिए मैं बोली थी कि नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। देखिए निगमन विधि में पहले क्या है, नी है, यहाँ भी पहले नी रहेगा, नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, ऐसा मैं एग्जाम्पल वहाँ पे बताई थी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इंडक्टिव मेथड यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि जो संबंध होता है इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कहीं लास्ट में संबंध निकालने के लिए बात की जाए, मतलब रिलेशनशिप निकालने के लिए बात की जाए, तो वो संबंध जो होता है ये नियम ही होता है। नियम क्या होता है, फार्मूला होता है। और नियम, अगर लास्ट पे हम नियम जा रहे हैं मतलब कि हम उदाहरण से शुरू किए होंगे, तो ये आगमन विधि हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट। पहले बच्चों के मूल्यांकन के उद्देश्य, जो बच्चों का असेसमेंट होता है उसका पर्पस क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये है, जो असेसमेंट होता है उसमें हम इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए असेसमेंट कभी कभी लेते हैं। जैसे कि हम बच्चों के बारे में जानना है, हमें हमें बच्चों को कुछ राय देनी है, हमें बच्चों को फ्यूचर में बताना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए आगे चल के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे का पहले आकलन करना पड़ेगा, मतलब कि निर्देश देने के लिए निर्णय लेना। फिर है छात्र के विकास की निगरानी करना। मैं मान लीजिए आप छात्र हैं, मैं टीचर हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर मैं बोल दी कि अभी जस्ट मैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड आपको बताई हूँ, तो ये बताइए आप आगमन विधि क्या है, कोई एग्जाम्पल दीजिए। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको की, मतलब मैं क्या जानना चाह रही हूँ कि मैं भी जस्ट जो आपको बताई हूँ कॉन्सेप्ट वो आप समझ सके या नहीं, आपका कितना डेवलपमेंट हो सका। तो छात्र के विकास की निगरानी रखना भी असेसमेंट का काम होता है। फिर है पाठ्यक्रम कितना सफल हुआ, ये एग्जाम्पल जो मैं बताई बिल्कुल इसी पे फिट हो रहा है। इसका भी मूल्यांकन कि मैं जो पढ़ा रही थी वो पाठ्यक्रम ही तो है, वो सफल हुआ या नहीं इसका भी मूल्यांकन करना। अधिगम प्रक्रिया, ये भी इसी पे फिट हो रहा है, जो मैं पढ़ाई, जिस तरीके से पढ़ाई, जो प्रोसेस यूज की, ये कितना सफल हुआ। तो अधिगम प्रक्रिया सफल हुआ या फिर नहीं, ये भी आपका हो जाएगा। तो इसमें यही जो इतने चीज़ें हैं ये हमारे असेसमेंट का पर्पज़ होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप टर्म को याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन जाता है कि क्या इसमें से असेसमेंट का उद्देश्य पर्पज़ नहीं है। तो इन पॉइंट्स को जानना बहुत आसान होता है, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट क्यों होता है अब मैं ये बताऊँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट होंगे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो न्यू होंगे बिल्कुल, जो जिनका भी अभी वो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बी एड एल जो भी कर रहे होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए उनको पेपर में कुछ नहीं आ रहा होता, तो एलिमिनेशन के द्वारा वो अपने आंसर्स को सही लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा ये उन्हें पता होना चाहिए क्या चीज़ें सही नहीं है। तो सही नहीं है जो, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तब ये आंसर आपको देने हैं। पहला, बच्चों का लेबलिंग करना, ये यही नहीं काम आएगा, ये आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा। पहली बात, बच्चों को लेबलिंग करना, लेबलाइजेशन करना बच्चों का, ये गलत है। रैंकिंग देना, तुम रैंक फर्स्ट ऐसे, ये सब गलत है। बंटवारा करना, कुछ तेज बच्चे हैं उनको अलग बांट दिए, इनको अलग बांट दिए, तो हीन भावना आएगी बच्चों में, ये भी नहीं करना। ग्रेड देना नहीं। फिर है छात्रों के साथ गलत व्यवहार, गलत व्यवहार तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये भी गलत है। बच्चों के द्वारा की गई जो त्रुटियां होती हैं उनको बोझ समझना, ये भी गलत है, उनको बर्डन नहीं समझना है। अब यही त्रुटियों की बात आई है तो एक बात और समझ लीजिए, त्रुटियों को क्या समझना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है। जो त्रुटियां हैं इनको हमें रिसोर्सेज के रूप में लेना चाहिए, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं संसाधन के रूप में लेना चाहिए। और इनको प्लस और क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। इनको ये समझना चाहिए कि जो त्रुटियां होती हैं ये सीखने का एक तरीका होता है, ये सीखने का एक माध्यम होती है, ये सीखने में हेल्प कराती हैं। ये सब चीज़ों त्रुटियों को मान के चलना, मतलब त्रुटियां बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि। अगर आप अपर प्राइमरी लेवल पे है, मतलब कि 6 to 8 के लिए, ये वीडियो दोनों के लिए है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ पे ये जो टॉपिक है 6 to 8 के लिए है। अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर मैथमेटिक्स पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो कौन सी विधि इसमें से सबसे सही होगी, सूटेबल होगी। पहला है समस्या समाधान विधि, बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि, ये सही है क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके हैं,
किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके, रचनात्मक आकलन इसी तो कहा इसीलिए कहा जाता है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन पिछली वीडियो में बताई हूँ, तो वही है किसी भी समस्या को कोई प्रॉब्लम हो उसको अगर सॉल्व करने के अलग अलग तरीके बताएंगे, कुछ बच्चे कुछ तरीकों को सीखेंगे, कुछ बच्चे कुछ तरीकों, तो ये भी सही है। पूछताछ की रणनीति अपनाना, पूछताछ भी करना चाहिए। गणित भाषा में ही खेल के द्वारा गतिविधि कराना, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या थे जब छोटे एकदम थे, गोला ऐसे बना के बीच में कोई बच्चा खड़ा हो जाता था, वो क्या करता था, गिनती पढ़ाता था या फिर टेबल पढ़ता था। तो वही प्रोसेस है, खेल में ही गतिविधि कराना। अब देखिए पूछताछ का क्या महत्व होता है खेल में, ये मैथमेटिक्स में ये समझिए आप पूछताछ का क्या महत्व होता है। अगर आप बच्चों से पूछ रहे हैं कुछ चीज़ें, उसका महत्व क्या होता है। बच्चों को उनके विचार और समझ को व्यक्त करने का एक अवसर मिलता है, वो स्वतंत्र महसूस करते हैं खुद को, अपनी बातों को, अपने विचार को, अपनी समझ को रख सकते हैं किसी के सामने। साथ में उन्हें जो बोलने का तरीका होता है वो भी आता है, और उन्हें भाषा का भी ज्ञान होता है। साथ में आलोचनात्मक रूप से सोचने में भी ये मदद करता है। आलोचनात्मक रूप से सोचना मतलब कि ये है क्रिटिकल थिंकिंग जिसे बोला जा सकता है। उनके माइंड पे उस टाइम पे थोड़ा-सा दबाव पड़ता है कि मैं इस चीज़ का आंसर किस के प्रकार से सोच के दे सकता हूँ, वो बेटर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सामने टीचर होता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? अभी मैं बताई हूँ कौन सी विधि होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? इसी से इसका भी आंसर निकल जाएगा। एक समस्या को कई बार हल करना, कई बार नहीं होता है ये देखिए यहाँ पे, और कई बार और कई तरीके से, इसमें आप डिफरेंस समझिएगा, नहीं तो आप गलत उत्तर लगा के चले आएंगे। कई बार नहीं है, कई बार तो अभ्यास हो गया, और अभ्यास निगेटिव टैग वर्ड होता है। जब तक कि किसी साइंटिस्ट की बात ना आए तब तक अभ्यास क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो कई तरीके ये सही है, लेकिन कई बार ये गलत है। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना बिल्कुल सही है, ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति है। पूछताछ क्या करता है, बच्चों के बीच तनाव पैदा करती है, गलत है। स्ट्रेस नहीं पैदा करती। फिर बच्चों को कोलाहल, ये भी गलत है। फिर है हतोत्साहित करना, देखिए नेगेटिव टैग वर्ड सारे आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाला, बच्चों को उनके विचार और समझ को व्यक्त करने का एक मौका देती है, अवसर देती है। बाकी हम सारे पॉइंट्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जैसे एक बार आपका ये जो पेडागोजी वाला कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपके लिए मैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट कर दूंगी। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।